हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग किसी भी स्प्रेडशीट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, सीखा था हमने कैसे हम फॉर्मूले और फंक्शन से यूज़ करते हैं, और प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कैसे हम फॉर्मूले को या किसी फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं किसी अदर सेल में बाय यूजिंग फिल हैंडल टूल। तो जब हम किसी फॉर्मूले या फंक्शन को कॉपी करते हैं तो जो सेल एड्रेस चेंज होते हैं वही क्या होती है, रेफरेंसिंग होती है। तो कभी हम चाहते हैं कि सेल एड्रेस चेंज हो, कभी हम चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर सेल एड्रेस चेंज ना हो। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। अगर आप स्प्रेडशीट में जो फॉर्मूले और फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहते हैं तो रेफरेंसिंग आपको सही से आनी चाहिए। इसके लिए आइए चलते हैं हम प्रैक्टिकली आज हम इसको कवर करने वाले हैं। थ्योरेटिकली हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लें। उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और इस यूनिट के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट से अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको सभी वीडियोज़ आपको सीरियल से मिलती हैं हर सेशन की। तो आइए चलते हैं। जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेफरेंसिंग। ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था दैट इज C2 × D2। यहाँ पर हमारा प्राइस था, यहाँ पर क्वांटिटी और हमें अमाउंट चाहिए था। तो हमें क्या करना था, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कराना था। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। और उसके बाद हमने फिल हैंडल टूल की मदद से इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी किया था। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन नेक्स्ट सेल में जो वैल्यूज थी उन्हीं की हमें मल्टीप्लाई होकर मिली, न कि केवल इन दोनों सेल की। हमने यहाँ तो लिखा था C2 × D2, और जब हमने इसको आगे कॉपी किया तो ये C2 × D2 ही कॉपी होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट रो में आया तो उसके रिलेटिव जो वैल्यू थी, प्राइस और जो क्वांटिटी थी, उसी की उसने मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ दी। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। इस बार अगर आप देखना चाहते हैं कैसे ये हुआ था तो हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल का साइन लगाना होता है। ये आपको ध्यान रखना ही है और आपको रखना ही है। अगर आप फॉर्मूले के या फंक्शन के पहले इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं तो फिर एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट या कोई भी स्प्रेडशीट हो उसे एज ए फॉर्मूला या फंक्शन ट्रीट नहीं करेगी। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर करके दिखाऊं तो मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर C2 और मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टिक साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया और फिर मैंने लिखा D2 जिस सेल में हमारी क्वांटिटी है। अब मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस की तो आप देखेंगे C2 एस्टिक D2 ऐसा ही है। इसने कोई भी हमें रिजल्ट नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया था। अगर मैं यहाँ इक्वल का साइन इसके पहले प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो अब ये फॉर्मूला वर्क करेगा और मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर सेल में तो हमें वैल्यू दिखाई देती है, इसके पीछे कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है वो हमें दिखाई देता है फॉर्मूला बार में। और अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेल पर डबल क्लिक करें या कीबोर्ड से F2 की प्रेस करें तो सेल आपका एडिट मोड में आ जाएगा और वहां पर आपको फंक्शन दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे या यहाँ पर ये जो आप राइट का साइन देख रहे हैं ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मूले की जगह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। अब फिल हैंडल टूल क्या होता है, जब हम ये जो ब्लैक डॉट आप यहाँ पर स्क्वायर देख रहे हैं इसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाते हैं तो इस तरह का प्लस का साइन आपका बन जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और होल्ड करना है और नीचे आप ड्रैग करेंगे जहां पर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करना चाहते हैं। हमें यहां तक चाहिए तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपको लग जाए कि सही है तब आप अपने माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर देंगे तो आप देखेंगे कि वह फॉर्मूला यहाँ पर सब जगह कॉपी हो गया है, लेकिन रिलेटिवली जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से जो सेल अपने आप एड्रेस चेंज कर लेता है, मतलब फॉर्मूले या फंक्शन में जो सेल एड्रेस हम लेते हैं और जब उस फंक्शन को हम किसी नेक्स्ट सेल में कॉपी करते हैं तो आपके जो सेल एड्रेस है वो रिलेटिवली चेंज हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। कोई भी स्प्रेडशीट जो डिफॉल्ट में रेफरेंसिंग यूज करती है दैट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव के बाद हमारा आता है मिक्स्ड और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग पर। देखिए यहाँ पर इससे पहले कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग की तरफ जाएं हम ये देखते हैं कि जब हम फॉर्मूले को
नीचे रो में कॉपी सेम कॉलम में कॉपी कर रहे हैं तो आपने देखा, नोटिस किया होगा कि कॉलम आपका चेंज नहीं हो रहा है, सी और डी कॉलम की ही मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर दे रहा है। लेकिन जैसे हम नीचे रो में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रो आपकी चेंज हो जा रही है। मतलब जब आप फॉर्मूले को नीचे मतलब डाउन वर्ड्स आप फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो क्या होगा, एक रो नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप इसे राइट साइड में मूव कॉपी करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी रो चेंज नहीं होगी। टू आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन में D2 एस्टिक T2 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या था हमारा C2 एस्टिक D2। तो रो नंबर हमारा सेम है लेकिन कॉलम चेंज हो गया है। मतलब जब हम कॉलम से कॉलम में मूव करेंगे तो हमारा कॉलम चेंज होगा और जब हम रो में मूव करेंगे, नेक्स्ट रो में जाएंगे तो हमारा रो नंबर चेंज होगा। तो ये कहलाती है हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब कभी कभी हमें जरूरत होती है, जैसे यहाँ पर हमारा ये है कि C2 मल्टीप्लाई D2 है, हम चाहते हैं कि जब मैं इसे नीचे मूव करूं तो ये D2 में जो रो नंबर चेंज हो रहा था वो चेंज ना हो। और ये कब हमें आवश्यकता होगी, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से करता हूँ। ये यहाँ पर जो फंक्शन है मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने फंक्शन क्या यूज किया है, हमने प्रीवियसली यूज किया था, अपनी सेकंड सेशन में हमने कवर किया था इसको। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आपको पर्टिकुलर कोई एक सेल रेंज है और उस सेल रेंज में जो वैल्यूज है उनका आपको सम चाहिए, तब आप यूज करते हैं सम फंक्शन का, दैट इज इक्वल सम। और ये पैरेंथेसिस आपको ओपन करने हैं और यहाँ पर आपको सेल रेंज लिख देनी है। जैसे मुझे ये क्या है, आपके सामने एक मार्कशीट आप देखकर समझ गए होंगे, कुछ बच्चों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और ऊपर सब्जेक्ट है और उसका यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो लिखे हुए हैं और फिर इंडिविजुअल बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो एक हमारे पास डेटा है। और यहाँ पर हमें इस टोटल वाले कॉलम में सम चाहिए सभी बच्चों का। तो यहाँ पर हमने सम का फंक्शन यूज किया, पैरेंथेसिस हमने ओपन किए और फिर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेल रेंज लिख सकते हैं कोई, या फिर आप सेल एड्रेस कोमा कोमा लगाकर लिख सकते हैं, या आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूज लिखेंगे तो फिर जब आप उस फॉर्मूले को आगे रेफर करेंगे नेक्स्ट सेल में तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम सेल एड्रेस का यूज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेल में हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर जब हम इस फंक्शन को लगाएंगे तो हमें यहाँ B3 की जगह B4 चाहिए होगा और F3 की जगह F4 चाहिए होगा, तभी तो हमारे नेक्स्ट जो बच्चे के मार्क्स है उनका सम मिलेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, सेल रेंज यहाँ पर यूज हम कर रहे हैं। और वैसे इसे आप करने के लिए B3, C3, D3 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट वह भी एक टेडियस टास्क हो जाएगा। और कंप्यूटर का मतलब है आप काम को कितने कम समय में कितने इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। तो सही तरीके से अगर आप यूज करेंगे इसका तो ये आपका समय बचाएगा, और अगर आप इसी को गलत तरीके से यूज करेंगे तो ये आपका टाइम बर्बाद भी कर सकता है। ये एक टूल है जिसको आप जैसा यूज करेंगे वैसा आपको रिजल्ट देगा। तो ये रेफरेंसिंग आपको बहुत मदद करेगी इस टूल को सही तरीके से यूज करने में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो को आप लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये फंक्शन यूज किया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ इनका टोटल चाहिए था। अब हमने एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी का जो टोटल है वो हमें यहाँ पर मिल गया। अब फिल हैंडल टूल की मदद से हम इस टोटल को नीचे कॉपी कर लेते हैं। अभी तक क्या नया सर इसमें, अभी तो ये तो हमने प्रीवियस में भी किया था। बिल्कुल बच्चों, ये इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन नया जो है मिक्स्ड रेफरेंसिंग वो अब आएगी। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली हम जब पेन पेपर से करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और एक परसेंट का साइन लगाते हैं, इजंट इट? यही परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सेल एड्रेस यूज करेंगे जहां पर उस पर्टिकुलर बच्चे की टोटल मार्क्स हैं, मतलब ऑब्टेन मार्क्स हैं। ऑब्टेन मार्क्स किस सेल में है, इस बच्चे के G3 सेल में है, तो हमने यहाँ लिखा G3। अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, जो हमारा ग्रांड टोटल है, मैक्सिमम मार्क्स है, और वो हमने कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं किसमें, G2 सेल में। चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, एड्रेस अपने आप से वहां आ जाएगा, और चाहे तो आप G2 मैन्युअली लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि परसेंट का जो काम है ये अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको कर ले, तो आप इतने ही फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज
आप मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई 100 में नहीं लिख रहा हूँ, हम इसी से काम चलाएंगे और देखेंगे परसेंटेज में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम साथ के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ये हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया। एंटर की मैं प्रेस करूंगा तो ये परसेंटेज आ गई 0.548। ये कैसी परसेंटेज है सर, ये तो बहुत कम परसेंटेज है। यस, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं की है। अभी इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए देखिए परसेंट का साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कैसे हम फॉर्मेट करते हैं सेल्स को वो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में। अगर आपने नहीं देखा उसे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको भी जरूर देखें। तो इस सेल को हमें क्या करना है, परसेंट में कैलकुलेट करना है। तो परसेंट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए परसेंट का साइन भी आपको आ जाएगा और जो परसेंटेज एक्चुअल वो भी आपको अब दिखाई देने लगेगी 54.80, इजंट इट। तो ये हमारी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब इसमें क्या मिक्स्ड रेफरेंसिंग है सर, बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन देखिए अगर मैं क्या चाहिए, मुझे सभी की परसेंटेज चाहिए। अब सभी की परसेंटेज चाहिए तो मैं इससे आसानी से हम इसे नीचे मूव कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर दिया सर। लेकिन अब परसेंटेज देखेंगे आप 103% और 108 और इसकी तो 109 है। ये क्या हुआ, ये आप देखेंगे, नोटिस करेंगे। अगर अभी इस सेल की बात करें तो यहाँ पर तो हमने क्या करा, G3 को डिवाइड किया G2 से, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इस सेल में आएंगे तो आपने देखा G4 डिवाइड बाय G3 हो गया है। अब क्यों हो गया, क्योंकि हमने नेक्स्ट जब नीचे सेल कॉपी किया तो जो हमारा इस सेल में ये G2 था ये भी तो चेंज होना था। मतलब हमें करना क्या है इसमें, ये जो G2 है जिसमें हमारा ग्रांड टोटल है उसको हमें फिक्स रखना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें जो ये 2 है ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं कैसे, इस 2 के पहले हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे। डॉलर का साइन लगाएंगे तो ये जो रो नंबर है वो कांस्टेंट हो जाएगा और ये चेंज नहीं होगा। आप इस फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी कर लीजिए, चाहे आप नीचे रो में कॉपी कीजिए और चाहे आप नीचे आप कॉलम में कॉपी कीजिए, या आप साइड में रो में आप करेंगे। रो में आप करेंगे तो रो नंबर का वैसे ही चेंज नहीं होता है। लेकिन अभी हमें जब हम नीचे रो में इसको चेंज कर रहे हैं तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, कांस्टेंट किया। अभी आप देखेंगे ये परसेंटेज बिल्कुल सबकी सही कैलकुलेट होकर हमें मिल गई है। टोटल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है और वही टोटल हमने सब में यूज किया है। G2 है यहाँ पर, देखेंगे आप सेकंड में मैंने क्लिक किया तो इसका आप फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं, 2 ही है हमारा रो नंबर। इसमें आप देखेंगे तो 2 ही है, जबकि G5 हो गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे G6 हो गया लेकिन वो 2 ही है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अगर आप किसी एक चीज को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब या तो आप कॉलम को कांस्टेंट कर दें या आप रो को कांस्टेंट कर दें, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। और जब आप दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं तो वो कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग की एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं और ये कुछ हमें प्रिंसिपल दिया गया है, मतलब कुछ अमाउंट दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है कि 1 ईयर में हमें इस पर्टिकुलर अमाउंट पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल हम जो हमारा ये प्रिंसिपल है इसके मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 ईयर में हमें इससे कितना रिटर्न मिलेगा। अब 8.25% के इंटरेस्ट पर अगर हम इस 1 लाख रुपीज को डिपॉजिट करेंगे तो कितना मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। मतलब हमें जो ये A3 है, देखिए मैंने यहाँ पर ये करके रखा हुआ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको एक बार और फिर से यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू है, पहला हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, A3 में दिया हुआ है, तो हमने लिखा A3 और इसकी हम मल्टीप्लाई करें किससे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है B2 में, तो हमने लिखा यहाँ पर B2 और एंटर की मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर उसने कैलकुलेट करके बता दिया 7,750 रुपीज आपको मिलेंगे 1 ईयर के बाद अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं। अब मुझे पता करना है 8.25% पर अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो कितना मिले, तो फिर मैन्युअली तो हम कर ही सकते हैं ऑब्वियसली कि आप फिर से इसको टाइप करें, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी करूं तब भी ये काम करे। अगर देखिए मैं कॉपी करूंगा तो क्या होगा, ये आपको वैल्यू गलत मिलेगी, दैट इज 639 रुपीज। पहले मिल रहे थे 7,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया लेकिन जो अमाउंट है वो घट गया। कैसे, अमाउंट नहीं घटा है, ये हमारा फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया, देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आपको दिखा देता है क्या हो रहा है। इसमें B3 की मल्टीप्लाई हो रही है C2 से। अब B3 में क्या है, हमारा प्रिंसिपल तो हमारा A3 में था,
अब ये B3 कैसे हो गया, हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली कि जब हम सेल को आगे कॉपी करेंगे किसी मतलब अपने राइट साइड कॉपी करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम उसको कॉपी करेंगे, तो जो आपका कॉलम नंबर है वो चेंज हो जाएगा, रो नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, रो तो हमारी वही है, 3 और 2 ही है दोनों जगह, यहाँ भी 3 और 2 ही है और यहाँ भी 3 और 2 ही है, लेकिन यहाँ पर लाने पर क्या हुआ, कॉलम हमारा चेंज होगा, जो कि हमें नहीं करना था। अब ये नहीं करना है, कॉलम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके पहले कॉलम मतलब ए के पहले हम क्या करेंगे, डॉलर अगर लगा देंगे, तो फिर अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे कॉपी करूंगा तो ये हमें सही कैलकुलेशन देगा। तो ये किससे हुआ, मिक्स्ड रेफरेंसिंग से। हम नेक्स्ट आगे इसको मूव कर रहे हैं तो हमारा कॉलम चेंज ना हो, इसलिए हमने कॉलम के पहले डॉलर लगा दिया। अब फॉर्मूले में जो C2 है वो हमें चेंज करना था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चेंज करना था, तो उसके पहले हमने नहीं लगाया, वरना तो हर बार ही क्या करेगा, B से ही मल्टीप्लाई करके लाता। यहाँ पर हमारा B था तो यहाँ भी B से ही करता, तो फिर इसी से मिलता है। अब हमें ये चेंज करना था तो इसलिए हमने इसके पहले नहीं लगाया, A को हमें फिक्स करना था, उसके पहले हमने लगाया। अब अगर देखिए मैं इसको, एक और प्रॉब्लम हमारी यहाँ आने वाली है, जब मैं इसको नीचे कॉपी करूंगा तो ये फिर से एरर आएगी। देखिए अब ये तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 1 लाख से भी ज़्यादा हो गया ये। चलिए आप पढ़ लेना इसको कितना हो गया है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हुआ कैसे, गलत हो गया है कैसे। अब ये क्या कर रहा है, A4 की मल्टीप्लाई B3 से कर रहा है, मतलब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये हमें अमाउंट कैलकुलेट करके बता रहा है। तो अभी हमें क्या करना था कि जब हमें इसे नीचे कॉपी करना है तो जो रो नंबर है वो हमारा चेंज ना हो, मतलब यहाँ पर जो ये हमारा B2 है वो चेंज ना हो। जब हम इसे आगे कॉपी करें तो B की जगह C तो हो जाए, लेकिन 2 की जगह 3 ना हो, रो हमारी चेंज ना हो। रो चेंज होगा तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी और जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको 2 के पहले यहाँ डॉलर प्लेस कर देना है। अब अगर मैं इसको नीचे फॉर्मूले को कॉपी करूंगा तो ये यहाँ पर कोई एरर शो नहीं करेगा, मतलब कोई भी गलत आपको कैलकुलेशन नहीं देगा, आपको सही कैलकुलेशन देगा। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को, मैंने पहली बार में ये फॉर्मूला लिखा, फिर मैं इसको यहाँ कॉपी करूँ और फिर मैं इसको यहाँ नीचे कॉपी करूँ, तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगी। लेकिन कैसे, अगर हमने रेफरेंसिंग का सही यूज किया है तब। अभी देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है वो कहां पर हम यूज कर सकते हैं, उसका क्या केस हो सकता है। उसके लिए भी मैंने आपके लिए शीट बनाई हुई है ताकि आपका थोड़ा टाइम कम खर्च हो। तो देखिए ये हमने एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मैंने यूज किया है, वो आपने सबका पढ़ा हुआ है। वैसे जो अमाउंट कैलकुलेट करने का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, दैट इज P एंड 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, तो वही हमने फॉर्मूला देखिए यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और हम चेक करना चाहते हैं कि इस प्रिंसिपल अमाउंट पर 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, A3 मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और 1 प्लस R हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो D1 में है वो हमने लिखा, अपॉन 100, और की पावर के लिए कैरेट साइन का इस्तेमाल करते हैं हम, की पावर n मतलब टाइम, और टाइम हमने किस में दिया है, B2 सेल में दिया है। कुछ नहीं है, इसको देखकर डरना नहीं है। जैसे हमने जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है वही हमने इस्तेमाल किया। P मतलब प्रिंसिपल कहाँ है हमारा, A3 सेल में है। उसके बाद मल्टीप्लाई, देखिए वहां पर तो हम ब्रैकेट का साइन ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन के लिए एस्टिक का इस्तेमाल करना है। ब्रैकेट को ओपन करना है और ये जो कैलकुलेशन है इसको हमें इसकी पावर में कुछ लिखना है, तो वैसे भी हम ब्रैकेट लगाते हैं तो इसको आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। ब्रैकेट शुरू करेंगे, 1 प्लस R अपॉन 100 होता है, तो R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है हमारा, D1 में है, और अपॉन 100, और ब्रैकेट को क्लोज किया। पावर के लिए कैरेट का साइन इस्तेमाल करेंगे, और फिर होता है कि पावर n मतलब टाइम कितना, 1 ईयर है, वो हमारा यहाँ पर है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया। तो देखिए ये हमारा क्या करेगा, हमें अमाउंट कैलकुलेट करके बता देगा कि 1 लाख रुपीज 1 ईयर के बाद 7.5% के इंटरेस्ट से कितने हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ 2 ईयर में कितने हो जाएंगे ये पता करने के लिए, तो अगर मैं इसको आगे कॉपी करूंगा तो देखिए क्या दे रहा है, 100,075, मतलब उतना ही दे रहा है, कोई चेंज इसने नहीं किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आगे जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। क्या कर रहा है, ये B3 की मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, तो B3 में हमारा क्या है, कुछ नहीं है। B3 में क्या था, हाँ सॉरी, हमारा जो हमने अभी कैलकुलेट किया था अमाउंट वो है, तो 1 प्लस E1 में तो हमारा कुछ नहीं है, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसमें है, D में है। तो यहाँ पर यहाँ जो फॉर्मूला होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था,
A3 ही होना चाहिए था, मतलब हमें उस फॉर्मूले में क्या करना है, कॉलम को चेंज नहीं करना है। E1 मतलब जब यहाँ से इधर जाए तो ये कॉलम चेंज नहीं होना है, मतलब E को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। और 1 को चूंकि हमें फॉर्मूला नीचे भी कॉपी करना है तो 1 को भी हमें चेंज नहीं करना है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। अभी देखिए इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। अभी हमें क्या करना है, ये कॉलम चेंज नहीं करना है आगे मूव होने पर, तो हमने क्या किया, कॉलम को कांस्टेंट बना दिया। उसके बाद जो रो नंबर है वो आपका चेंज होना चाहिए। जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे हमारा प्रिंसिपल है, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो रो नंबर चेंज होना चाहिए। आगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा फिक्स रहने वाला है, जो D1 सेल है वो हमारा फिक्स रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है पूरा। ये ना तो हमें कॉलम चेंज कराना है ना रो चेंज करानी है, तो यहाँ पर हमें दोनों के पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। जब कोई पर्टिकुलर सेल एड्रेस या सेल रेंज ऐसी है जो आप किसी भी फॉर्मूले को इधर उधर रेफर अगर आप कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एंड दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और B2 में क्या है, हमारा टाइम है। अब देखिए जो टाइम है वो हमें चेंज करना है, हर बार चेंज करना है, लेकिन जो रो नंबर है वो हमें चेंज नहीं करना है। इसमें रो, चूंकि ये जो टाइम है वो तो हर बार हमारा सेकंड रो में ही दिया रहेगा हर वैल्यू के लिए, तो रो नंबर को हमें चेंज नहीं करना है, तो रो को हमें यहाँ कांस्टेंट कर देना है। अभी आप एंटर की प्रेस करेंगे और इसे आप आगे कॉपी करेंगे तो देखिए आपको सही कैलकुलेशन ला कर देगा। और फिर इस पूरी रो को आप कॉपी करें और नीचे ले आएँ तो ये आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन देगा कि आप अगर ये इतना अमाउंट इतने साल के लिए जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट में तो इसने हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा A7 में है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखिए D1 ही लिया हुआ है, और पावर हमें क्या है $2, मतलब जो हमारा टाइम है वो इसने यहाँ से लिया है। तो ये इस तरह से हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो रेफरेंसिंग है वो हम इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कब हमें रिलेटिव रेफरेंसिंग इस्तेमाल करनी है, कब मिक्स्ड और कब एब्सोल्यूट, और कैसे हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम जो ये डेटा हमारा दिया गया है, जो टेबल्स में डेटा दिया जाता है, उसे हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स में हम देखेंगे कन्वर्ट करने के बाद पाई चार्ट में कैसे कर सकते हैं, बार चार्ट में कैसे कर सकते हैं, लाइन चार्ट में कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।